नमस्कार। आज हम भारत की जनसंख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं और उसी प्रकार से इस चैप्टर को बनाया गया है ताकि आप लोगों के काफ़ी उपयोगी हो। मुख्य रूप से ये जो टॉपिक बना है इसमें अधिकांश जो बिंदु लिए गए हैं वो एनसीईआरटी आधारित हैं, जो आपके सभी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें काम आने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। तो ये सिंपल प्रश्न है, लेकिन पूछा जा सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 121 करोड़। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है, यानी कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद अपना दूसरा स्थान रखता है। बाकी तो देखो दौड़ लग रही है, लेकिन यहाँ जो दौड़ लग रही है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से लग रही है और चीन के साथ में दौड़ लग रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत, यानी कि जनसंख्या के आंकड़े हमें किस माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं हमें जनगणना के माध्यम से प्राप्त होते हैं कि प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना करवाई जाती है और उनसे हमें आंकड़े ये मिलते हैं। तो भारत में जनसंख्या के आंकड़ों का जो स्रोत है वो है जनगणना। नेक्स्ट हम देखें कि भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष, तो ये होता है कई बार प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है कि जो जनगणना होती है तो उसका अंतराल पूछ लिया जाता है, समय पूछ लिया जाता है। तो जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो 1872 में हुई। दूसरा है कि भारत की पहली संपूर्ण, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्रश्न को, जब भी प्रश्न आए और तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, और पूछने पर आपको ध्यान रखना होगा कि एक तो है भारत की पहली जनगणना, यानी कि भारत की पहली जनगणना तो 1872 ईस्वी में हुई थी, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाई। और यहाँ लिखा हुआ है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना ये हुई थी 1881 ईस्वी में। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहली जनगणना जो भारत की थी वो तो थी 1872 में, जबकि संपूर्ण यहाँ आपको ध्यान रखना है वो ही थी 1881 में। इसके बाद में लगातार प्रति 10 वर्षों के बाद में जनगणना प्रारंभ हुई। हम देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना की जो थीम थी, यानी कि वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें क्या थीम रखी गई थी। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। उसकी थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके पीछे ये जो थीम है ये काफ़ी प्रभावी थीम है, क्योंकि यहाँ लिखा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनसंख्या जैसे जैसे क्षेत्रफल उतना ही है, क्षेत्र अपने पास में उतना ही है। जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी और तो हमारे जो जितने भी संसाधन हैं उन पे दबाव बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, तो कई प्रकार की समस्याएं बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को लेकर के। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का लगभग 2.4%। तो ये प्रश्न सीधा सीधा अपने पास में आता है बहुत बार कि जो भारत का क्षेत्रफल है
वो विश्व का कितना प्रतिशत है। तो विश्व में से अपने पास में तो क्षेत्रफल है वो 2.4% है क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखते हैं। तो एक तो ये प्रश्न आपके लिए सीधा सा बनता है, आप आराम से इसको नोट कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको लिखा गया है ताकि आराम से बैठ करके बच्चे इनको नोट कर सकते हैं इन तथ्यों को आराम से। अब इसी 2.4% जो क्षेत्र है अपने पास में भारत में, यहाँ लिखा गया कि लेकिन यहाँ विश्व की लगभग यानी कि 2.4% भाग पर और विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न ये है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो आपको ध्यान रखना होगा 2011 के अनुसार 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। इसके अलावा दूसरा जो तथ्य है कि जनगणना 2011 के अनुसार हम देखते हैं तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 के अनुसार जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद में बिहार और इसके बाद में पश्चिम बंगाल का आता है। तो इस प्रकार से जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं, प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में है महाराष्ट्र, उसके बाद में है बिहार और उसके पश्चात है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के जनसंख्या घनत्व का प्रतिरूप किस प्रकार का है। तो वो अब देख लेते हैं हम कि इसे जनसंख्या घनत्व को जो उसका जो यूनिट होती है हम उसको कैसे देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर की हम बात करते हैं तो ये घनत्व का जो यूनिट है इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि घनत्व की यूनिट क्या है, इस पर आपको ध्यान रखना है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं इस प्रकार के प्रश्न ज्योग्राफी से संबंधित कि गणितीय घनत्व का सूत्र क्या है। तो वो आप देखिएगा कि गणितीय घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि किसी प्रदेश क्षेत्र की आपको कुल जनसंख्या है और वहीं का उसी प्रदेश और क्षेत्र का जो कुल क्षेत्रफल है इस प्रकार से भाग देने पर आपको गणितीय घनत्व प्राप्त हो जाता है। और ज़्यादा सर्वाधिक जो प्रचलित जो घनत्व है वो ये गणितीय घनत्व ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक घनत्व की। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में घनत्व का जो सिस्टम जो चल रहा था कि 1901 से हम देखते हैं तो 1901 से बराबर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती रही है। तो 1901 में भारत में जनसंख्या का जो औसत घनत्व था वो 77 व्यक्ति था, 77 इतना था। इसके बाद में 1951 में बढ़कर 117 हुआ और 1981 में यही घनत्व बढ़कर के 216 हुआ और 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व रहा। और 2011 में जनगणना 2011 के अनुसार हम देखते हैं तो भारत का जो जन घनत्व वो हो गया 382। तो ये घनत्व से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, तो आप इनको आराम से लिख सकते हैं, आराम से इनको नोट कर सकते हैं। वही चीज़ें ली गई हैं जो आपके काफ़ी उपयोगी हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। 2011 की जो जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में बिहार जो राज्य है, बिहार सर्वाधिक जन घनत्व है और इसका डाटा है 1102 यानी कि 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर का जन घनत्व वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जन घनत्व भारत में कहाँ पाया जाता है। तो वर्तमान में अगर 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आप बात करोगे तो ये आपको बिहार ऑप्शन मिलता है। इसके बाद में सबसे कम जो जन घनत्व मिलेगा वो मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में।
और उसका डाटा है 17। नेक्स्ट हम और देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व के बाकी जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन पे बात कर लेते हैं। कि हम अगर बात करते हैं कि उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनमें सर्वाधिक घनत्व जो है बिहार में है। वैसे भी बिहार घनत्व में भारत में आगे है। इसके बाद में है पश्चिम बंगाल और उसके बाद में है उत्तर प्रदेश। तो जिसके जो आप देखते हो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उसमें बिहार 1102 जनघनत्व है, पश्चिम बंगाल का 1029 तथा उत्तर प्रदेश का 829 में। इनमें जनघनत्व उच्चतर है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं अगर हम उनकी स्थिति देखें जनघनत्व को लेकर, तो केरल 859 और तमिलनाडु 555 उच्चतर जनघनत्व के राज्य हैं। तो ये उत्तरी भारत के थे और ये प्रायद्वीपीय भारत के। तो प्रश्न जैसे उत्तरी भारत को लेकर भी किया जा सकता है, प्रायद्वीपीय भारत को भी लेकर किया जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन से राज्य का जो जनघनत्व है वो अधिक है या उच्चतर है या सर्वाधिक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन तथ्यों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और झारखंड, उड़ीसा, ये जो राज्य हैं इनमें मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। तो कई ये पूछ लिया जाए, इनमें से नाम दिया जाए और मध्यम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपको थोड़ा देखना है। नेक्स्ट हम मुख्य जो तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। कम और ज़्यादा जो जनघनत्व वाले जो राज्य हैं उन पे बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, यहाँ ध्यान रखना कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, और तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला पहला राज्य है वो है बिहार, जिसका जो जनघनत्व है वो 1102। जबकि दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, जिसका जनघनत्व 1029, और तीसरे नंबर पे आता है केरल, जिसका जनघनत्व है 859। तो ये जो थे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य थे। तो सर्वाधिक यहाँ सबसे ज़्यादा घनत्व रखता है बिहार, जनघनत्व रखता है बिहार। उसके बाद में ये घटते क्रम में पश्चिम बंगाल और उसके बाद में है केरल। तो ये घटते क्रम में है। फिर देखते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक जनघनत्व सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो केंद्र शासित प्रदेशों में भारत में देखते हैं तो वो है दिल्ली, जिसका जो जनघनत्व 11,297। इसके बाद में स्थान आता है चंडीगढ़ का, जिसका जनघनत्व है 9,252, और तीसरे नंबर पे आता है पुदुचेरी, जिसका जनघनत्व है 2,598। तो इस प्रकार से जो सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 3 हैं, जो दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, इसके बाद में चंडीगढ़ का है और इसके बाद में पुदुचेरी का। तो इस प्रकार से कई बार क्रम भी पूछ लिया जाए तो आपको इस क्रम को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कि सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं और उनको हमने लिखा है बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जो जनघनत्व वाले राज्य हैं, पहला है अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनघनत्व है 17। इसके बाद में है मिजोरम, जिसका जनघनत्व है 52। इसके बाद में है सिक्किम, जिसका जनघनत्व है 86 यानी 86। तो ये आपको थोड़ा सा क्रम ध्यान में रखना है कि सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश का, और अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा है मिजोरम का, मिजोरम से ज़्यादा है सिक्किम का। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सबसे कम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। इसको हमने बढ़ते क्रम में लिखा है। तो सबसे जो कम जनघनत्व जो केंद्र शासित प्रदेशों में रखता है वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जिसका जनघनत्व है 46। इसके बाद में है दादर एवं नागर हवेली, जिसका जनघनत्व है 698, और उसके तीसरे नंबर पर स्थान आता है दमन एवं दीव का, जिसका जनघनत्व है 2169।
तो इस प्रकार से जितने भी आपको इस वीडियो में जो तथ्य मिले हैं बिल्कुल सटीक हैं, और इस प्रकार से आप लोगों को नोट करके दिया है कि आप इसके नोट्स बना सकते हैं, इनको ध्यान रख सकते हैं, और ये जो पर्सन है आपके काफ़ी काम आएंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो की जब बात करते हैं तो जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित और तथ्यों पे हम बात करेंगे। धन्यवाद।